वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके जो आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मूव करते हैं पहले टॉपिक की तरफ। हम आज देखने जा रहे हैं हार्ट को, और हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मेनी एग्जामिनेशंस में आता है, यूपीएससी में आता है, स्टेट पीसीएस में आता है, नीट एग्जामिनेशन में का ये जो पोर्शन है हार्ट का, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कवर दिखाई देगा। एसएससी की बात कर लें, एनटीएससी की बात कर लें, इस पूरे को पढ़ने के बाद, हार्ट को पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ अब ईयरफोन का यूज़ करें, प्रॉपर कंसंट्रेट हो जाएं पढ़ने के लिए, प्रॉपर नोट्स बनाएं इस चीज़ का, और टाइम टू टाइम इस वीडियो को देख के इसका प्रॉपर रिवीजन करते रहें। हम देखेंगे क्या इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर, ओरिजिन ऑफ हार्ट की, हार्ट की ओरिजिन कब हुई, किस लेयर से हुई, शेप ऑफ द हार्ट एंड द लोकेशन ऑफ द हार्ट, वेट ऑफ द हार्ट देखेंगे, लेयर्स ऑफ द हार्ट देखेंगे कि हार्ट कुल कितनी लेयर से बना हुआ है, हार्ट पे कुल कितनी प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट है ये भी देखेंगे। चेंबर्स ऑफ हार्ट देखेंगे कि हार्ट के अंदर चेंबर कैसे कितने होते हैं, कैसे वो पंप करता है, कैसे ब्लड उसके अंदर इंटर करने का काम करता है। साथ में वॉल्व्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हार्ट के, राइट साइड में कौन से वॉल्व हैं, लेफ्ट साइड में कौन से वॉल्व हैं, पल्मोनरी में कौन से वॉल्व हैं, एआर्टा में कौन से वॉल्व हैं। साथ में देखेंगे पंपिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे पंप करता है। साथ में देखेंगे ब्लड प्रेशर को और देखेंगे कार्डियक साइकिल को। तो मूव करते हैं हम यहाँ से फर्स्ट पॉइंट की तरफ, ओरिजिन ऑफ हार्ट की तरफ। ओरिजिन ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो ये है, ये हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हार्ट क्या हो गया, ये फॉर्म हुआ। तो ये फॉर्मेशन ऑफ जो हार्ट है वो किस लेयर से हो रहा है, तो ये लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम की, मेसोडर्म। ये आप याद कर लें, पूरा का पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसी से क्या होता है, फॉर्म होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि आर्टरी किससे फॉर्म हुई तो आंसर क्या होगा, मेसोडर्म। अगर वेन किससे फॉर्म हुई, मेसोडर्म। ब्लड सेल्स किससे फॉर्म हुई तो मेसोडर्म। सारा का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट भी शामिल है वो मेसोडर्म से फॉर्म हुआ है। हार्ट कब फॉर्म हुआ, प्रेगनेंसी के जस्ट 4 वीक की बात करें अगर कहा जाए तो ये 1 मंथ के अप्रॉक्स हार्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आफ्टर 4 वीक या 1 मंथ के लिए यहाँ पे ये दिखाई दिया आपको, यहाँ पे हार्ट, इसका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा क्या है, फेटस है, इसको बोल सकते हैं आप, एम्ब्रियो बोल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखते हैं यहाँ पे हम फोकस करेंगे वेट के बारे में, शेप के बारे में एंड लोकेशन, कहाँ पे ये हमारा हार्ट प्रेजेंट है। तो मेल जो है, मेल की जो बॉडी का जो वेट है, बॉडी का जो बनावट है, उसमें क्या है, काफ़ी बड़ा क्या है, मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर बनता है बॉडी को लेके। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी प्रेजेंट होता है जो बॉडी को एनाबॉलिकली बहुत स्ट्रांग बनाता है। उस स्ट्रांग बॉडी की सप्लाई के लिए, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए मेल का जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, फीमेल के कंपेरिजन में क्या होता है, ये बड़ा होता है। अगर देखिए हम लोग बड़े की बात करें तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि कितना दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 300 ग्राम दिखाई दिया यहाँ पे, और जो फीमेल का है वो कितना है, ये 250 ग्राम्स आपको यहाँ पे दिखाई दिया। शेप की बात कर लें अगर हम, तो किस टाइप का शेप है, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोन बनता है, इस टाइप का इन्वर्टेड कोन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ये जो इसका क्या है, पॉइंटेड एरिया दिखाई दिया, ये क्या है, जो ब्रॉड एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसका एपेक्स वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको यहाँ पे। ये बात करते हैं हम लोग कि लोकेशन क्या है, तो इस और इस लंग्स के बीच में देखिए यहाँ पे आपको एक कर्वेचर दिखाई दे रहा है। तो दोनों लंग्स के बीच में एक गैप दिखाई दिया, इस गैप को हम बोलते हैं क्या, मेडिएस्टिनम। क्या बोल रहे हैं इसको हम, मेडिएस्टिनम बोल रहे हैं, इस गैप को बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, मेडिएस्टिनम में प्रेजेंट होता है, मेडिएस्टिनम, इसको आप याद रखेंगे। ये है बिटवीन लंग्स का, ये या क्या है इसको, मेडिएस्टिनम। मेडिएस्टिनम होता क्या है, किसी भी दो आर्गन के बीच में अगर गैप प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं क्या, हम मेडिएस्टिनम बोलते हैं। साथ में लंग्स के ऊपर एक कर्वेचर का फॉर्मेशन हो जाता है, इस लेफ्ट वाले लंग के ऊपर, इसे बोलते हैं, जो कर्वेचर बन रहा है इसे बोलते हैं क्या, कार्डियक नॉच बोलते हैं इसे। तो कार्डियक नॉच किससे फॉर्म हुआ, क्योंकि हार्ट इससे इस तरफ क्या है, टिल्टेड है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं ओवर द लेफ्ट, अगर बात करें लंग्स की बात करें।
मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसी को हम देखते हुए आगे। लेयर्स ऑफ हार्ट की हम बात करेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स हार्ट में प्रेजेंट हैं। तो हम पहले देखते हैं क्या कि प्रोटेक्टिव लेयर की हम बात करते हैं। तो प्रोटेक्टिव लेयर की बात करें इसमें हम, तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम फाइबर्स की बनी हुई है। साथ में आपको ये येलो कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। ये जो येलो कलर की लाइनिंग है इसे क्या बोल रहे हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम। तो पैराइटल पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग, उसके ऊपर क्या है, फाइब्रस की पेरिकार्डियम प्रेजेंट है। साथ में पैराइटल पेरिकार्डियम और इस विसरल पेरिकार्डियम जिसे हम एपिकार्डियम भी कह रहे हैं, इनके बीच में आपको ये गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये गैप है, इस गैप के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इसीलिए हम बोलते हैं क्या इसे हम, यहाँ एक कैविटी है, इसमें क्या है, लिक्विड फिल किया हुआ है। इस लिक्विड को बोलते हैं क्या हम, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको हम, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड क्या करता है, अगर बाहर से कोई शॉक आ रहा है तो इसको पूरा का पूरा क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इस लिक्विड के अंदर, जिससे हार्ट तक ये शॉक पहुंच नहीं पाता। ये शॉक आएगा तो यहीं से क्या होगा, इस लिक्विड में यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। साथ में इसका दूसरा फंक्शन ये है कि हार्ट लगातार क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स करता है, फिर क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो ये मसल्स क्या होती है, अप जाती है फिर डाउन आती है, अप जाती है फिर डाउन आती है। ये लिक्विड क्या करता है, इस लिक्विड की वजह से इस मसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाता। एक यहाँ पे हो गया, एक कोटिंग हो गई लिक्विड की। तो इससे क्या करता है, ये फ्रिक्शन लेस मूवमेंट क्या करता है, हार्ट को प्रोवाइड करने का रोल प्ले करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये बात याद रखेंगे। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम आउटर साइड में हो गई, फिर क्या हो गया, पैराइटल पेरिकार्डियम हो गई। यहाँ पे एक लिक्विड दिखाई दिया आपको, क्या बोल रहे हैं इसको हम, पैराइटल पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल रहे हैं, जो हार्ट को शॉक से बचाने का काम करता है। साथ में इसे प्रॉपर वे में कहा जाए तो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, हम उसे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम ये देखेंगे कि जो हार्ट की जो वॉल है, यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं। अब इसमें जो ये मेन हार्ट की वॉल है, इसमें आपको 3 लेयर्स दिखाई देंगी। द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिकार्डियम, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट बोल रहे हैं। सेकेंड जो है यहां से लेके यहां तक है, काफी वाइड लेयर दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मायोकार्डियम बोल रहे हैं। और जो थर्ड है अंदर की साइड में है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंडोकार्डियम बोल रहे हैं। अगर आ गया कि हार्ट का जो मस्कुलेचर है, इसमें आउटर लेयर कौन सी होगी, तो विसरल पेरिकार्डियम और क्या बोल रहे हैं, एपिकार्डियम। जिस भी वर्ड के आगे अगर आपको दिखाई दे रहा है विसरल, विसरल का मतलब होता है इंटरनल आर्गन्स। तो इंटरनल आर्गन्स से चिपकी हुई है ये, तो हार्ट क्या है, हमारा इंटरनल आर्गन, मेन इंटरनल आर्गन है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, विसरल। विसरल वर्ड ही जहां पे आ गया, उसका मतलब कि वो मेन आर्गन से कनेक्टेड है। मायोकार्डियम क्या है, यहाँ पे मेन है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी सेल्स क्या होती हैं, ब्रांच वाली होती हैं, सिंगल सेल होती हैं। इसमें प्रॉपर वे से क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये मायोकार्डियम का मतलब क्या कि हार्ट की मेन मसल्स, अगर क्वेश्चन आता है कि विच मसल इज वेरी वेरी वाइड, तो आंसर क्या होगा इसका, मायोकार्डियम। क्वेश्चन अगर आता है कि ब्लड किस मसल्स के कांटेक्ट में रहता है, तो आंसर क्या होगा, इस वाले के। और ये मसल कौन सी है, इस कॉल्ड द एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेयर्स ऑफ हार्ट की बात करें तो अगर कहा जाए तो ये तीन मेन लेयर्स हो गई यहाँ पे, 3 देखिए यहाँ पे, और ये लिक्विड हो गया। फिर इसके ऊपर आपको 2 लेयर्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्या, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक पैराइटल पेरिकार्डियम यहाँ पे दिखाई दे रही है। मूव करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम देखेंगे यहाँ पे हार्ट वॉल्व्स के थ्रू, हार्ट के अंदर वॉल्व्स कहाँ पे होते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हार्ट को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से 2 पार्ट में। एक पोर्शन हो गया, हम बात करेंगे यहाँ पे, एक पोर्शन को डिनोट कर रहे हैं क्या, दिस इज द राइट साइड पोर्शन एंड दिस इज द लेफ्ट साइड पोर्शन। बीच में आपको ये सेप्टम दिखाई दे रहा है, जो हार्ट को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। तो आप सिर्फ फोकस करेंगे अभी राइट पार्ट के बारे में। देखते हैं यहाँ पे, ये जो है हार्ट का ये फर्स्ट चैम्बर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, राइट एट्रियम, ए फॉर एट्रियम, ये इसको ऑरिकल भी बोलते हैं। ब्लड इससे इस राइट वेंट्रिकल में मूव करता है। तो इस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब मूव करता है तो यहां पे आपको एक वॉल्व दिखाई दे रहा है। फोकस करिए इस पे, ये जो वॉल्व दिखाई दे रहा है, ये वॉल्व आपको ये दिखाई दिया, यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स कॉल्ड द
कस्पिड वॉल्व। क्या कह रहे हैं हम? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल रहे हैं। और ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में प्रेजेंट है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में ये कस्पा का मतलब क्या होता है? कस्प का मतलब क्या होता है? यहां पे फ्लैप। तो यहां पे आपको फ्लैप के फॉर्म में दिखाई दे रहा है और इसमें 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसे हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं। ये राइट साइड का हो गया, ये राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। अगर हम बात कर ले जैसे इसके अपोजिट वाले पोर्शन की बात कर लें, तो जो लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वॉल प्रेजेंट है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही फ्लैप प्रेजेंट हैं। यहां पे आपको फ्लैप दिखाई दे रहे हैं। दिस 2 फ्लैप इज कॉल्ड द, हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? बाइकस्पिड। बाई का मतलब क्या? 2। और इसे हम बोलते हैं क्या? माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। माइट्रल का मतलब क्या होता है कि एक जोसेफ जो चर्च में फादर होते हैं, उनकी जो कैप होती है उसके सिमिलर ये दिखता था, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? माइट्रल वॉल्व रखा गया। तो बाइकस्पिड एंड माइट्रल वॉल्व कहा जा रहा है इसको। यहाँ पे किसके बीच में प्रेजेंट है ये? तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। इसमें कुल कितने फ्लैप हैं? तो आपके 2 फ्लैप दिखाई दे रहे हैं। फिर हम मूव करेंगे राइट साइड वाले पोर्शन में। जब पूरा का पूरा ब्लड यहां पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और एग्जैक्टली सेम टाइम पे जब लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एट्रियम से सारा ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये भी क्या करता है? दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 0.3 सेकेंड के लिए दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं यहाँ पे। अब ये ब्लड मूव करता है इस वाले, हम देखेंगे यहाँ पे ये सारा ब्लड कहाँ मूव कर रहा है? इसमें मूव कर रहा है। ये जो ब्लू वाली दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं क्या? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलने से हम? पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मूव करता है राइट वेंट्रिकल का ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एंटर करता है कहाँ पे? एआर्टा के अंदर, एआर्टा के अंदर एंटर करने का काम करता है। अब ये जो वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, इसके स्टार्टिंग पे जो वॉल्व है, इस पल्मोनरी वेन के स्टार्टिंग पे जो वॉल्व हैं और यहाँ पे जो वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, एआर्टा के स्टार्टिंग में जो वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, इनके नाम पे हम कॉमनली बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं क्या? पल्मोनरी वॉल्व बोल देते हैं। और ये एआर्टा के स्टार्टिंग में है तो मैं बोल देते हैं क्या? एआर्टिक वॉल्व। अगर इनके शेप की बात करें तो इनका जो शेप है उसे हम बोलते हैं क्या? सेमी लूनर। क्या बोले इसे हम? सेमी लूनर। क्यों बोले सेमी लूनर? क्योंकि अगर आप इसको फोकस करें तो आपको एक आधा सा चंद्रमा दिखाई देगा, आधा मून दिखाई देगा। तो ये इस वॉल्व, ये जो पल्मोनरी वॉल्व्स हैं, ये एआर्टिक वॉल्व्स हैं, इनके अंदर कुल मिला के 3 जो हैं ये मून के शेप के फ्लैप प्रेजेंट हैं। 3 फ्लैप प्रेजेंट हैं। यहाँ देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये तीनों का अगर शेप देखें तो ये मून की तरह दिखाई देगा, इसीलिए नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया? इसका नाम सेमी हाफ लूनर का मतलब क्या? मून की तरह दिखने वाले वॉल्व। और ये कहाँ प्रेजेंट हैं? पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग में प्रेजेंट है स्टार्टिंग की बात करें, और ये एआर्टा के ओपनिंग में प्रेजेंट है स्टार्टिंग की बात करें। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले अगर हम बात करें तो हार्ट के अंदर 2 साउंड जनरेट होता है। वो साउंड कब जनरेट होता है ये भी हम ये देख लेते हैं यहाँ पे। जब राइट वेंट्रिकल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों एक साथ कांटेक्ट करते हैं 0.3 सेकेंड के लिए, तो ये ब्लड यहां से मूव करता है अप साइड, और ये ब्लड फिर से इस राइट एट्रियम में ना पहुंच जाए और इधर ब्लड फिर से लेफ्ट एट्रियम में ना पहुंच जाए, इसलिए दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं। जब ये जो वॉल्व, इधर के भी वॉल्व क्लोज हो रहा है, जो हम क्या बोल रहे थे, हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल रहे थे, और यहाँ का वॉल्व हम क्या बोल रहे हैं? बाइकस्पिड बोल रहे थे। जब दोनों वॉल्व्स आपस में क्लोज होते हैं, जब इनके फ्लैप आपस में लड़ते हैं, तो उससे हार्ट की फर्स्ट साउंड जनरेट होती है, एंड दिस साउंड इज कॉल्ड द लब। ये लाउडर साउंड होती है। कब कॉन्ट्रैक्शन पे हुआ? जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए, तो ब्लड फिर से बैक रिटर्न ना हो जाए राइट एट्रियम में, और इधर फिर से कहाँ रिटर्न ना हो जाए? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये दोनों ब्लड को उस एट्रियम में जाने से रोकने के लिए दोनों फ्लैप क्लोज होते हैं, और जैसे जब 2 डोर आपस में लड़ते हैं तो आ जाती है, तो सेम इसी तरीके से जब ये तीनों फ्लैप इस साइड के और दोनों फ्लैप इस साइड के आपस में लड़ते हैं, तो इनसे क्या होती है? एक साउंड जनरेट होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द
लब साउंड कहते हैं। ये लाउडो साउंड होती है। दूसरा जो साउंड की अगर बात करें हम, यही देखते हैं इसको हम लोग, जब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये क्लोज हो गया है, ये दोनों क्लोज हो चुके हैं, अब ब्लड इधर जा नहीं सकता, तो ब्लड कहाँ मूव कर गया, इस पल्मोनरी आर्टरी में मूव कर गया। इधर ब्लड कहाँ मूव कर गया, एआरटा में मूव कर गया। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो इसके अंदर गया हुआ था, ये हल्का सा फिर से क्या होता है, रिटर्न होके वापस आता है। अब वॉल्व का काम ही क्या होता है, वॉल्व जब भी मिलेगा तो वॉल्व का एक ही काम होगा कि उसका बैकफ्लो क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो जो ब्लड वापस लौट के हल्का सा आ रहा है, इसको फिर इस राइट वेंट्रिकल में जाने से रोकना है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से रोकना है। तो एआर्टा का ब्लड जो वापस आएगा तो उसे भी क्या करना, रोकना है। तो ये दोनों फ्लैप फिर से क्या होते हैं, ये सेमिलुनर वॉल्व जो होते हैं, ये तीनों फ्लैप्स क्या करते हैं, आपस में फिर से क्या करते हैं, क्लोज होते हैं, लड़ते हैं। लड़ने से क्या होता है, यहाँ पे एक साउंड जनरेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डब साउंड कहते हैं। डब लब के कंपेरिजन में क्या है, स्लो साउंड है। ये चीज़ क्या करेंगे आप याद रखेंगे कि जब ब्लड कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है तो ब्लड कुछ अमाउंट में लौट के फिर से वापस आ रहा है राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, एक साइड से पल्मोनरी वॉल्व से, एक साइड से एआर्टा से। तो ये दोनों वॉल्व्स लेफ्ट एंड राइट वाले जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं, ये दोनों क्लोज हो गए। प्रिवेंट करने के लिए बैकफ्लो को, ब्लड को, इससे एक साउंड जनरेट हुई, दैट इज कॉल्ड द डब साउंड। तो भूलना नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। मूव करते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्लैप की बात किया हमने, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां दिखाई दे रहा है आपको मिट्रल वॉल्व दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर मिट्रल वॉल्व में दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से कहां दिखाई देगा आपको, ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा कहां पे, आपको राइट वाले हार्ट में ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर भी दिखाई देगा। अब यहां देखिए, ये वॉल्व जो हैं, इनके जो फ्लैप्स हैं, इनके फ्लैप्स को पकड़ा गया है। जैसे टेंट लगाने के लिए बैम्बू का रिक्वायरमेंट होता है उसको पकड़ने के लिए, सेम उसी तरीके से ये जो वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व देखिए, यहाँ से वॉल्व दिखाई दे रहा है, ये पूरा वॉल्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये वॉल्व जो हैं, ये नीचे के साइड में जकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं एक मस्कुलर रिस्ट से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिया टेंडनी बोलते हैं। तो कार्डिया टेंडनी किससे अटैच है, क्वेश्चन आ गया। तो एक साइड से अटैच है ये फ्लैप से, और दूसरे साइड से अटैच है किससे, इस मसल से। हम क्या बोलने से, हम पैपिलरी मसल्स बोल रहे हैं, जो पिलर की तरह दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए, इसका कोन शेप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये कार्डिया टेंडनी एक साइड से फ्लैप से अटैच हो गए, दोनों फ्लैप से, किससे, माइट्रल वॉल्व के फ्लैप से भी, साथ में ट्राइकस्पिड वॉल्व के दोनों, राइट में भी पाया जाएगा ये कार्डिया टेंडनी और लेफ्ट में भी पाया जाएगा हार्ट के सेगमेंट में। और ये किससे अटैच होगा, तो पैपिलरी मसल से अटैच होगा। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब क्या, कि इसका रोल क्या है, हम देखते हैं नेक्स्ट वाले डायग्राम में, डिटेल से समझते हैं इसको। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि बाइकस्पिड वॉल्व की हम बात कर रहे हैं या ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात कर लें, दोनों की बात कर लें। यहाँ देखिए, ये वो कंडीशन है जब राइट एट्रियम से ब्लड का फ्लो हो रहा है, कहां पे, नीचे के साइड में राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये फ्लैप्स ओपन हो गए और ब्लड आसानी से नीचे की तरफ आ गया। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, इनका जो प्रॉपर वे में जो दिख रहा है यहाँ पे, इनकी स्ट्रेंथ को देखिए किस टाइप के हैं। ये ज़्यादा स्ट्रेच हैं कि काफ़ी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको रिलैक्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। अब जब ब्लड इसके अंदर आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, तो जब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो जब ब्लड पंप होता है तो कुछ ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और कुछ ब्लड जाने लगता है इस फिर से एट्रियम की तरफ। तो ये जो कार्डिया टेंडनी लगे हुए हैं, यहाँ पे कार्डिया टेंडनी लगे हुए हैं, इन फ्लैप्स को जाके क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। यहाँ पे फ्लैप्स को इसलिए पकड़ लेते हैं कि फ्लैप्स फिर से ऐसे ओपन ना हो जाए, और ऐसे ओपन हो जाएगा तो ब्लड पूरा का पूरा क्या होगा, निकल जाएगा राइट एट्रियम की तरफ और उधर लेफ्ट एट्रियम की तरफ। तो ये फिर से ओपन की तरफ, ऊपर की तरफ खुल ना जाए, इसीलिए ये पूरे के पूरे जो कार्डिया टेंडनी है इस फ्लैप को होल्ड करके रखे हुए हैं कि तुम्हें बस यहीं तक खुलना है, इसके ऊपर जाके तुम्हें नहीं खुलना है। अगर खुल जाओगे, पूरा खुल जाओगे, तो ब्लड फिर से क्या होगा, ऐसे निकल के ऊपर के साइड चला जाएगा। तो ये नीचे से थामे हुए हैं, इसको पकड़े हुए हैं इसको, कि प्रॉपर वे में क्या करना है, तुम्हें पूरा खुलने नहीं देंगे हम।
ये खुलने नहीं देंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर क्या होगा, क्लोज रहेगा। क्लोज रहने से क्या होगा, ब्लड यहाँ जाएगा, टकराएगा और फिर से क्या होगा, लौट के वापस चला आएगा और फिर कहाँ चला जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला गया राइट साइड से, और एआर्टा के अंदर चला जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा। तो कार्डिया टेंडनी अगर वीक हो जाते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि कार्डिया टेंडनी वीक हो गए तो क्या होगा, तो वीक होने से क्या हो जाएगा, जो ब्लड की सप्लाई होती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है प्लस जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ये दोनों पंप करते हैं 70 ml ब्लड। ये पंप करता है लंग्स के अंदर और ये पंप करता है हार्ट बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो कितने पंप कर रहे हैं ये 70 ml। अगर ब्लड पूरा का पूरा इस साइड ना जाके कुछ ब्लड चला जाएगा एट्रियम के अंदर, फिर से अगर ये वीक हो गए, ये फिर से वीक हो जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, ये फ्लैप खुल जाएगा तो क्या होगा, पूरा ब्लड जो रिटर्न होकर नीचे आ रहा था ये ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ से। तो फ्लो ऑफ ब्लड क्या होगा, जो लंग्स में जाना है, जो बॉडी पार्ट्स में जाना है, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो बॉडी पार्ट्स को और लंग्स को फ्लो ऑफ ब्लड क्या होगा, काफ़ी कम मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कार्डिया टेंडनी वीक हो जाते हैं तो क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ क्लोज ये दिखाई दे रहा है कि जो 70 ml जो इसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml क्या है यहाँ पे, क्या है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि कार्डिया टेंडनी क्या होगा, यहाँ पे वीक हो गए। पैपिलरी मसल्स हमने देखा यहाँ पे, जिससे ये क्या है, कनेक्टेड है यहाँ पे। अब ये पैपिलरी मसल्स आगे जाके ऐसे ऐसे प्रॉपर फॉर्म में, ब्रांचिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस ब्रांचिंग को हम एक और नाम देते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट वाले डायग्राम में क्या नाम दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारा का सारा मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये है पैपिलरी मसल्स आपको आई यहाँ पे, मैं कलर चेंज करता हूं प्रॉपर्ली दिखाई देने के लिए। ये पैपिलरी मसल यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ से कि क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रांचिंग के फॉर्म में यहाँ पे आ रही है। अब ये जो ब्रांचिंग यहाँ पे हुई है, इससे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेबिक्युली कार्निया बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है कि पैपिलरी मसल्स किससे अटैच है, तो किससे अटैच है, ट्रेबिक्युली कार्निया से अटैच है। और ये किस टाइप की मसल दिखाई दे रही है, इरेगुलर मसल दिखाई दे रही है, कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसके वॉल से अटैच है। अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन वेंट्रिकल की राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल से अटैच होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रेबिक्युली कार्निया। इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हमें देखा था यहाँ पे पैपिलरी मसल्स, तो ट्रेबिक्युली कार्निया क्या हो गया, अटैच है किससे, यहाँ पे इनर साइड ऑफ द वेंट्रिकल की वॉल से अटैच है। फिर क्या आएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्या हो गया, पैपिलरी मसल्स हो गई, और थर्ड ये क्या हो गए, कार्डिया टेंडनी हो गए। किससे अटैच है ये, तो ये फ्लैप से अटैच यहाँ पे हैं, उसको होल्ड करने के लिए ये फ्लैप फिर से इस तरह से ओपन ना हो जाए, जिससे ब्लड फिर से वापस ना चला जाए। क्लियर है यहाँ पे। तो ट्रेबिक्युली कार्निया आप ध्यान देंगे इसको। हम और देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। जनरली आपने सारा हार्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा, लेकिन जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। हमने डिस्कस कर लिया कार्डिया टेंडनी के बारे में, जो होल्ड करके रखे रहते हैं, पैपिलरी मसल्स के बारे में और ट्रेबिक्युली कार्निया के बारे में। एक चीज़ और आ रही है, क्वेश्चन ये आता है कि इस राइट एट्रियम के अंदर यहाँ पे आपको कुछ मसल्स ऐसे दिखाई दे रही हैं, सिंपल फॉर्म में मसल दिखाई दे रही हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे हल्की हल्की यहाँ पे आपको रिज दिखाई देते होंगे। इन रिज को हम क्या बोल रहे हैं, पैक्टिनेट मसल्स। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, पैक्टिनेट मसल्स बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं पैक्टिनेट मसल्स, क्योंकि इनका जो अपीयरेंस है, अगर देखेंगे आप ध्यान से यहाँ पे, तो इसका अपीयरेंस इस टाइप के कॉम की तरफ आ रहा है, कॉम की तरफ आ रहा है। और ये कॉम किसका बना हुआ है, यहाँ पे ये पैक्टिन का बना हुआ है। तो पैक्टिन के बने हुए कॉम की तरह ये मसल्स दिखाई देती है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसे हम पैक्टिनेट मसल बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है यहाँ पे पैरेलल रिज के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट का है, वॉल ऑफ द एट्रिया में ये प्रेजेंट होता है। तो पैक्टिनेट मसल्स अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे क्या कि एट्रिया में ये प्रेजेंट होता है। और दूसरा चीज क्या बोलेंगे, क्यों रिजेंबल कर रहा है, तो ये पैक्टिन से रिजेंबल करता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, पैक्टिनेट, हमने इसका नाम रखा। साथ में आपको एक चीज और फोकस करनी है यहाँ पे,
मैं फिर से दिखाने का काम करूंगा। यहाँ पे आपको इसी राइट एट्रियम में यहाँ पे आपको एक हल्का सा छोटा सा एक अपर्चर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक होल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये गैस्टेशन के टाइम में ये अपर्चर प्रेजेंट रहता है और इससे आपस में दोनों हार्ट में क्या होता है, फ्लो होता रहता है। अब जैसे जैसे गैस्टेशन टाइम ओवर होता है, बेबी फोइटल रिफ्लेक्स से बाहर आने की कोशिश करता है, तो उस समय इसे हम क्या बोल रहे हैं देखते हैं, पहले ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे ये जो है, यहाँ देखिए, ये है फोसा एवेलिस इज द रेमिनेंट ऑफ द थिन फाइब्रस सीट। फोसा एवेलिस इज द रेमिनेंट, बचा हुआ पार्ट। रेमिनेंट मैंने क्या बचा हुआ, ए थिन फाइब्रस सीट है दैट कवर द फोरामेन ओवेली ड्यूरिंग द फेटल डेवलपमेंट। अगर अब क्वेश्चन ये आता है कि इस होल को जब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या कहते हैं, तो इस होल का नाम क्या कहेगा। जब आप क्वेश्चन आएगा तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या, फोरामेन ओवेली। जब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कवर्ड हो गया, तो क्या बोलेंगे इसे हम, फोसा ओवेलिस। क्लियर यहाँ पे। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक टाइम हमने क्या बोला, इसको फोरामेन ओवेली बोला यहाँ पे, और यहाँ क्या बोला हमने, क्या बोला उसको, क्या बोला, फोसा ओवेलिस बोला। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको। यहाँ पे फोरामेन ओवेली क्या हो गया, फर्स्ट हो गया यहाँ पे, और जो फोसा ओवेलिस है वो क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है। अगर कभी आप भूलते हैं इसको, तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि जो अल्फ़ाबेट ए जो है, जिसके अंदर ए हमेशा पहले आता है, तो ए यहाँ पहले दिखाई दे रहा है, तो ये लाइफ में पहले बना होगा। और जहाँ पे स्टार्टिंग में ए नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले एस, यहाँ देखिए ऐसे ए लास्ट में आ गया यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम लोग ये बाद में क्या हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ चीज़ ध्यान देंगे आपको यहाँ पे कि फोरामेन जो है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म हुआ था, और फोसा क्या है, उसी का रेमिनेंट पार्ट है जो दिखता है हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसे हम बोलते हैं क्या कि हार्ट में क्या हो गया, कभी कभी क्या हो गया, छेद हो गया, तो इसी का जो कवरिंग है ये प्रॉपर नहीं हो पाती, ये प्रॉपर फोसा ओवेलिस से कवर नहीं हो पाता यहाँ पे, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसे हम ओपन होल कहते हैं हार्ट के अंदर। हम मूव करते हैं फिर से नेक्स्ट की तरफ। फिर से एक बार रीड कर लें इसको आप, फोसा ओवेलिस इज द रेमिनेंट ऑफ द थिन फाइब्रस सीट दैट कवर्ड द फोरामेन ओवेली। किसको कवर कर रही है, फोरामेन ओवेली कवर कर रही है। ड्यूरिंग द फेटल डेवलपमेंट के टाइम में इसको कवर कर दिया जाता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे इस पेज पे ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप 2-3 बार रीड करें। हर एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्डिया टेंडनी क्या काम कर रहा है, यहाँ पे पैपिलरी मसल्स किसको अटैच कर रही है, कौन से वेंट्रिकल की वॉल से कौन सी मसल्स अटैच होती है, यहाँ पे क्यों इसका नाम रखा गया, पेक्टिनेट मसल रखा गया, ये फोसा एवेलिस क्या है, ये फोरामेन ओवेली क्या है। मूव करते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज की तरफ। चेंबर्स हम हार्ट की बात करेंगे तो राइट साइड की अगर बात करें तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया, बीच में सेप्टम दिखाई दिया आपको, यहाँ पे ये हो गया राइट साइड, ये हो गया इसका लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में 2 चैम्बर प्रेजेंट हैं, हम क्या बोल रहे हैं इसे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बोल रहे हैं। ये ब्लू कलर में इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि ये पूरे के पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं, डीऑक्सी, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट लो होता है। ऑक्सीजन अमाउंट होता है लेकिन क्या होता है यहाँ पे, लो होता है, इसलिए मैं क्या बोला, डीऑक्सीजनेटेड, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। वही राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है लंग्स में। लंग्स में जब जाता है तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 लंग्स के अंदर चली जाती है और लंग्स से O2 जो होता है वो ब्लड के अंदर इंटर कर जाता है। अब ब्लड को हम क्या बोलने लगते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलने लगते हैं। और ये ब्लड लौट के आता है कहाँ पे, इस लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जब पंप किया जाता है तो आ जाता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो ये सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है, एआर्टा के अंदर जाता है, यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट में जाता है, लेकिन लंग्स में नहीं जाता है क्योंकि लंग्स में ऑलरेडी ब्लड जा चुका है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के थ्रू।
तो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, यही वेंट्रिकल ऐसा है, यही चैम्बर ऐसा है, हार्ट में बस एक चैम्बर ऐसा है जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर बात करें हम तो ये थिकेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर लें, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि इसकी जो मसल रिज है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम है ये सबसे क्या है, कहा जाए तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट चैम्बर है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस एनिमल का हार्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो जिराफ होता है, जिराफ की गर्दन जो है काफ़ी लंबाई पे होती है। इसका जो हेड की अगर पोर्शन की बात कर लें, जो इसका हेड है ये काफ़ी ऊंचाई पे होता है। तो हार्ट को काफ़ी ऊंचाई पे ब्लड पंप करना है। अगर ब्रेन के पास ब्लड की सप्लाई नहीं हुई तो जिराफ की डेथ हो जाएगी। इसीलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जिराफ का, उसकी जो अगर बात करें हम, जो वेंट्रिकल की थिकनेस होती है वो अप्रॉक्स 8 सेंटीमीटर तक होती है। ये काफ़ी, ये क्या है, थिकेस्ट हार्ट माना जाता है एनिमल किंगडम पे। आप इसको याद रखेंगे, जो लैंड पे एनिमल प्रेजेंट है उनमें क्या है, ये थिकेस्ट पाया जा रहा है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं यहाँ पे कि कैसे ब्लड को फ्लो हो रहा है, देखते हैं से हम यहाँ पे कैसे ब्लड आता है और कैसे जाता है। तो ये डिटेल डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। इस राइट एट्रियम में ब्लड थ्री प्लेसेस से आ रहा है। पहला है, अगर देखते हैं हमारे बॉडी के जो अपर पार्ट से ब्लड आ रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर क्यों नाम रखा गया, क्योंकि अप साइड द हार्ट के ऊपर से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है, नेक से आ रहा है, शोल्डर से आ रहा है। हार्ट के ये सारे के सारे ऑर्गन्स हार्ट के ऊपर प्रेजेंट हैं। जो हार्ट के नीचे से आ रहा है, लेग से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है, ये सारा का सारा क्या लेके आ रहा है, इंफीरियर लेके आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा लेके आ रहा है। ये दोनों वेना केवा हमारे बॉडी के लार्जेस्ट वेना केवा हैं, लार्जेस्ट वेन है। वेना केवा एक वेन है जो क्या है, जिसको हम लार्जेस्ट बोला जाता है। साथ में जो इस हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई हुई है, जो हार्ट पूरा का पूरा मसल्स, जो मस्कुलेचर एरिया है, उससे इसी राइट एट्रियम में एक कोरोनरी वेन ब्लड को लेके आती है। तो ये कुल मिला के तीन जगह से आ गया। एक आ रहा है राइट एट्रियम से, दूसरा आ रहा है कहाँ पे, एक आ रहा है क्या, सुपीरियर वेना केवा से, दूसरा है क्या, इंफीरियर वेना केवा से, एंड थर्ड आ रहा है क्या, ये जो कोरोनरी वेन है ये हार्ट के मस्कुलेचर से ब्लड लेके आ रही है। ब्लड लेके आ रही है, कौन सा ब्लड लेके आ रही है, ये तीनों जो ब्लड लेके आ रही हैं, ब्लड क्या है जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल लो है, इस कॉल्ड द डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड बोलेंगे इसे हम। क्लियर है यहाँ पे। अब ये सारा का सारा ब्लड आने के बाद कहाँ सप्लाई किया जाता है, जब ये राइट एट्रियम में ब्लड आता रहता है तो एग्जैक्टली उसी टाइम में ब्लड लंग्स में जो गया है, वो उसी टाइम, लंग्स हमारे पास दो हैं, एक राइट साइड का लंग्स है, एक लेफ्ट साइड का लंग्स है। तो ये दोनों साइड से देखिए यहाँ पे, ये दोनों साइड से एक लंग से दो पल्मोनरी वेन आ रही है और दूसरे लंग से दो पल्मोनरी वेन आ रही है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो एग्जैक्टली जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आया, एग्जैक्टली उसी समय लेफ्ट और राइट लंग से टोटल 4 ओपनिंग से, मैंने क्या यहाँ बोला, तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड एंटर कर रहा है ये 4 ओपनिंग के थ्रू एंटर कर रहा है। इसे आप भूलेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ओपनिंग के थ्रू क्या करता है, एग्जैक्टली सेम टाइम में जैसे राइट एट्रियम में आया उसी टाइम में लेफ्ट एट्रियम में ब्लड क्या करता है, एंटर करता है। जैसे ब्लड एंटर करेगा, ये फिलिंग हो रही है, ब्लड की एट्रियम में फिलिंग हो रही है, और इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, एट्रियल डायस्टोल। ये फिलिंग काफी ज्यादा समय तक होती रहती है, और जैसे ब्लड आता रहेगा ये बिना कॉन्ट्रैक्शन के ब्लड यहां से इस वेंट्रिकल के अंदर आता रहेगा, और इधर लेफ्ट साइड से विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये खुला हुआ है, ये वॉल्व खुले हुए हैं, तो आसानी से इसके अंदर ये आता रहेगा। दोनों के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फिल कर रहा है। इसमें करीबन 65 से जो 70% ब्लड फिल हो जाता है दोनों के अंदर, तो जो बचा हुआ 35 से लेके 30% जो ब्लड है, फिर इसको अंदर लाने के लिए, इस वेंट्रिकल में लाने के लिए, इसमें इस एट्रियम के अंदर 0.1 सेकेंड का, दोनों में एक साथ दोनों के लिए एक ही टाइम रहेगा। 0.1 सेकेंड के लिए
ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जब ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बचा हुआ ब्लड जो 30 से लेके 35% है दोनों साइड में, ये ब्लड क्या होगा, इसके अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं, जो 0.1 सेकेंड के लिए हो रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, एट्रियल सिस्टोल। अगर क्वेश्चन आता है कि एट्रियल सिस्टोल कुल कितनी देर के लिए हुआ, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 0.1। दोनों का मतलब क्या, ये राइट साइड प्लस हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, ये जो लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं हम, इनकी बात करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको भूलना नहीं आपको यहाँ पे कि 0.1 सेकेंड के लिए इसका ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले टोटल हार्ट की एक बीट के अंदर 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। एक बीट के अंदर क्या क्या चीज शामिल है मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। इसमें शामिल है एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, साथ में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, साथ में एट्रियम और वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तो उनका रिलैक्स टाइम। इन दोनों को रिलैक्स वाले कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं इसे हम क्या, ज्वाइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब कि जब हार्ट के अंदर ब्लड फिल हो रहा है, जब हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो इस ज्वाइंट डायस्टोल की अगर बात करें, इस 8 सेकेंड से हम निकालते हैं 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड किसके लिए हो गया, ये ज्वाइंट डायस्टोल के लिए हो गया। इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो 0.1 सेकेंड के लिए हो रहा है, और इस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो 0.3 सेकेंड के लिए हो रहा है। तो ये 4 सेकेंड ये भी हो गया। तो इस 8 सेकेंड में अगर बात करें तो इसमें 8 सेकेंड में हार्ट जो है ये 4 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और 4 सेकेंड के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे रिलैक्स करने का काम कर रहा है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हार्ट हमारा पर बीट में कितने सेकेंड के लिए रिलैक्स करता है, तो आप बोलेंगे क्या कि 0.4 सेकेंड के लिए रिलैक्स करता है। आगे हम और देखेंगे डिटेल में, कार्डियक साइकिल जब पढ़ेंगे, टोटल आरटीएम जो है वो कितनी देर के लिए रिलैक्स करता है, और वेंट्रिकल कितनी देर के लिए रिलैक्स करने का काम करता है। और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ब्लड सारा का सारा आ गया इस राइट वेंट्रिकल के अंदर और इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ब्लड इधर भी जाता है वॉल्व की साइड, और ब्लड इधर भी जा रहा है एआर्टिक, दोनों साइड से जहां से ब्लड आया वहां जाने की कोशिश करता है। तो दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं, क्लोज होने से साउंड जनरेट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लब साउंड बोलते हैं। जब ये वॉल्व क्लोज हो गए तो ब्लड को इधर जाने का प्लेस मिला नहीं, इसलिए ब्लड क्या हो गया, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इंटर कर जाता है। पल्मोनरी आर्टरी हमारे बॉडी की एक एक्सेप्शनल आर्टरी है। जनरली सारी आर्टरी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन ये ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक्सेप्शनल आर्टरी बोलते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी दोनों लंग्स में ले जाएगी, ये ले जा रही है लेफ्ट साइड में, ये देखिए कहाँ ले जा रही है, ये राइट साइड के लंग्स में ले जा रही है। ये ब्लड जो जा रहा है इसके अंदर CO2 का अमाउंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ये CO2 टिश्यू के थ्रू आए हैं हमारे ब्लड के अंदर। ये टिश्यू को एक्सचेंज, इस CO2 को एक्सचेंज करना है, और लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होता है वहाँ पे उसके सरफेस पे इस CO2 को एक्सचेंज किया जाता है। आपको याद होगा ये एल्विलाई का सरफेस है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है, यहाँ से CO2 इंटर कर जाता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के थ्रू, और O2 क्या होता है इस ब्लड के अंदर इंटर कर जाता है। तो ये प्रोसेस लंग्स में हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। जो ब्लड गया लंग्स के अंदर वो लंग्स से लौट के आएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। पल्मोनरी वेन अगर बात करें राइट लंग से कितनी आ रही है, तो आपको दिखाई दी यहाँ पे ये 2 आ रही हैं, और लेफ्ट साइड से कितनी आएंगी अगर बात करेंगे तो ये भी क्या होंगी, यहाँ पे ये 2 आएंगी, यहाँ पे 1 और 2 आएंगे यहाँ पे। तो टोटल कितनी होगी, 4 हो गई यहाँ पे, 4 हो गई यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट एट्रियम में कुल कितनी ओपनिंग के साथ ब्लड एंटर करता है, तो आप आंसर क्या देंगे यहाँ पे, 4 ओपनिंग के साथ। ब्लड जो आया, अब ब्लड कौन सा हो गया, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये पल्मोनरी वेन जो है, ये हमेशा वेन्स क्या करती हैं, हमेशा CO2 वाले ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन ये ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन रिच वाले ब्लड को कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम कर रही है। तो इस वेन को भी हम क्या बोलेंगे, ये वेन क्या है, एक्सेप्शनल वेन है ये हमारे बॉडी की। ये कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आया हुआ है कि एक्सेप्शनल वेन कौन सी होती है, एक्सेप्शनल आर्टरी कौन सी होती है, तो इसे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब सारा का सारा ब्लड क्या होता है, इसके अंदर इंटर कर गया,
और यहां से ब्लड क्या करेगा, एंटर करेगा कहां पे, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से गया था लंग्स में, एग्जैक्टली सेम टाइम पे उसी समय ब्लड जो आया हुआ था लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, वो ब्लड मूव कर गया कहां पे, इस एआर्टा के अंदर। एआर्टा को देखिए यहां पे जा रहा है यहाँ ब्लड, और जाके यहां निकल गया। अब एआर्टा के साइड में आपको यहाँ पे 3 ओपनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे 3 ओपनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसे कहते हैं क्या, एआर्टिक आर्चेस। ये हेड के साइड में ब्लड को सप्लाई करेंगी, ये शोल्डर के साइड में ब्लड को सप्लाई करेंगी, ये नेक के साइड में ब्लड को सप्लाई करेंगी। जो ब्रेन को सप्लाई करती है ब्लड, ये हमारा नेक का रीजन है। एक साइड की बात करें ये है, एक साइड की बात करें ये है, तो हमारे नेक के रीजन में क्या है, इसे कहते हैं क्या, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड की सप्लाई ब्रेन में कौन कर रहा है, तो कैरोटिड आर्टरी कर रही है। एक लेफ्ट साइड में नेक में प्रेजेंट है, एक राइट साइड में प्रेजेंट यहां दिखाई देगी। अब ये जो एआर्टा है, अगर फोकस करें आप, तो ये एआर्टा अब नीचे के साइड में यहां पे मूव कर रहा है, और हार्ट के पीछे से ये ऐसे नीचे के साइड से निकलता है यहां पे। क्योंकि नीचे के साइड मूव कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं हम, डिसेंडिंग एआर्टा बोल देते हैं इसे हम। जो नीचे जाएगा, नीचे आगे जाके ब्रांचेस की निकलती रहेंगी, ब्रांचेस निकलती रहेंगी, और ब्लड सप्लाई क्या होगी, एआर्टा से वो ब्रांचेस के फॉर्म में पूरे बॉडी में सप्लाई होती रहेगी। एआर्टा जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है। आर्टरी हमेशा काफ़ी थिक वॉल होती हैं, इनके अंदर जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन का मतलब वो प्लेस जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, वो काफ़ी नैरो होता है। नैरो होने की वजह से आर्टरी के अंदर जो ब्लड का अमाउंट होता है वो 16% ही प्रेजेंट होता है। वेन की अगर बात कर लें हम यहाँ पे, तो इसका जो ल्यूमेन है, क्योंकि इसकी मसल्स क्या है, काफ़ी थिक नहीं है, तो इसलिए इसका ल्यूमेन क्या हो गया, काफ़ी वाइड हो गया। ल्यूमेन वाइड हो गया तो ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, तो इसमें अप्रॉक्स 64% क्या करता है, ब्लड प्रेजेंट रहता है। आर्टरी का थिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हार्ट ने ब्लड पंप किया है और इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है ब्लड के अंदर। अगर आर्टरी की वॉल्व स्ट्रांग नहीं रहेगी तो ये वॉल्व, ये जो ट्यूब है, ये पंक्चर कर जाएगी, ये ब्रस्ट कर जाएगी और ब्लड निकल के बाहर क्लॉट कर जाएगा। इसलिए इसको मोटा, इसकी वॉल को थिक बनाना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आर्टरी के अंदर वॉल्व्स नहीं होते क्योंकि आसानी से ब्लड बहुत फ्लो में मूव कर जाएगा आगे। वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर क्या है, काफ़ी लो है, इसलिए इसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी वॉल थिक नहीं होती है। जब प्रेशर कम रहेगा तो ब्रस्ट होने का कोई चांस नहीं है। हम मूव करते हैं इसी के साथ आगे की तरफ। इस पूरे के पूरे हार्ट के ऊपर मैंने बताया था आपको कि एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे बोला था इसको, यहाँ से तो क्या बोले थे हम, पेराइटल, और इसके ऊपर क्या था, यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रेजेंट था। और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, यहाँ लिक्विड प्रेजेंट था, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल रहे थे हम यहाँ पे। तो हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हम क्या बोलते हैं, हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये हो गई क्या, पेरिकार्डियम। और कौन सी पेरिकार्डियम, तो बोलेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम बोलेंगे इसे। और इसके में क्या लिक्विड हो गया तो क्या बोलेंगे उसको हम, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलेंगे। दोनों क्या कर रहे हैं, हार्ट को शॉक से बचाने का काम कर रहे हैं, और लिक्विड क्या कर रहा है, हार्ट को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। इसी तरह मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखेंगे कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आ रहा है। तो राइट एट्रियम की अगर बात करते हैं तो ब्लड आ रहा है 3 प्लेसेस से। मैंने बताया आपको, सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से और कोरोनरी वेन से। कोरोनरी वेन से कहां से आ रहा है, तो जो हार्ट का जो मस्कुलेचर है, हार्ट की जो मसल्स हैं, उसमें जो ब्लड सप्लाई की गई थी वो सारा का सारा ब्लड लौट के कहां पे आता है, इसी एट्रियम में आता है। तो एट्रियम क्या कर रहा है, ब्लड रिसीव कर रहा है 3 प्लेसेस से। जब एट्रियम विदाउट कॉन्ट्रेक्शन भी ब्लड सप्लाई करता है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन से 30 से लेके 35% ब्लड सप्लाई करता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना, कहाँ पहुंचा, ट्राइकस्पिड वॉल्व को पार करते हुए ब्लड इंटर कर गया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में इंटर कर गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और ये इस वॉल्व को ओपन करते हुए, सेमीलुनल वॉल्व को ओपन करते हुए ब्लड आगे बढ़ता है, कहाँ इंटर कर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में इंटर कर जाता है।
जितने भी वॉल्स मैंने दिखाए हैं यहाँ पे येलो कलर के दिखाए हैं, आप इसको याद रखेंगे। येलो वाले यहाँ पे क्या है, वॉल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। अब जब पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच गया तो पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया कहाँ पे, लंग्स में। हमारे पास दो लंग्स प्रेजेंट हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग। यहाँ ब्लड सप्लाई हुई, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंजेस हुआ, CO2 का O2 से एक्सचेंज हो गया, ब्लड के अंदर फिर से ऑक्सीजन आ गई। क्योंकि ये पूरी की पूरी आर्टरी सप्लाई कर रही थी ब्लड किस टाइप का, डीऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कर रही थी, इसलिए हमने क्या बोला था, इसे एक्सेप्शनल आर्टरी बोला था। अब लंग्स से ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर, कहां जाना है इसको, लेफ्ट एट्रियम में जाना है। किसके थ्रू जाना है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाना है, और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, एक्सेप्शनल वेन बोला था। क्योंकि वेन जनरली कैरी क्या करती हैं, CO2 वाले ब्लड को कैरी करती हैं, इसलिए ये क्या है, हमारी एक्सेप्शनल वेन है। तो राइट वेंट्रिकल से, सॉरी, राइट एंड लेफ्ट लंग से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू होता कहां पहुंच गया, इधर लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। ये एट्रियम आपके चारों चेंबर्स में क्या है, 4 चेंबर्स में क्या है, सबसे स्मॉल चेंबर है। जब ये ब्लड पंप करता है तो कहां आता है, मैट्रियल वाल्व को ओपन करते हुए, ये पार करते हुए, या बाइकस्पिड वाल्व को पार करते हुए इंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एटा का सेमिनल वाल्व को ओपन करते हुए आगे निकल जाता है कहां पे, बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स में लंग्स शामिल नहीं होगा। इस टाइप के फ्लो को, जो ब्लड जा रहा है बॉडी पार्ट में, इसे बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और ये जो लंग्स में जा रहा है ब्लड, इसे बोलते हैं क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं, पल्मोनरी। पल्मोनरी क्यों बोले, क्योंकि पल्मोन्स का मतलब ही क्या होता है, लंग्स होता है। तो पल्मोन्स में जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है, इसलिए मैं क्या बोल दिया, इसका हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल दिया। इस पूरे प्रोसेस में आपको यह दिखाई दिया कि हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आया। पहली बार तो राइट एट्रियम में आया, फिर चला गया कहां पे, ये लंग्स में चला गया, और लंग्स से लौट के फिर से कहां पे आया, इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। तो टोटल ये 2 टाइम ब्लड आ रहा है। तो हार्ट के अंदर 2 टाइम ब्लड के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। फिशेस के अंदर एक ही बार आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। वहां पे ब्लड की सप्लाई फिशेस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती है पूरे बॉडी के अंदर, इसलिए हम उसको वेनस ब्लड भी बोलते हैं, वेनस हार्ट भी बोलते हैं। मूव करते हैं, इसी तरह हम आगे मूव करते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा इसको कि वॉल्स कहां कहां पे कौन से प्रेजेंट हैं, इसको आप ध्यान देना, यहाँ पे किसके बीच में प्रेजेंट हैं। और ये पूरा का पूरा एक बार आप ड्रॉ करें अपने कॉपी पे, तो उसे आपको याद होगा। यहां रखना है कि 3 यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट हैं, और इनकी ओपनिंग्स में ऑब्लिक्यू फिशर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ब्लड को वापस जाने से रोकता है। जैसे वेना केवा की बात करें तो जो ओपन है वहां पे एक फिशर प्रेजेंट है, ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट है, जो क्या करता है, उसको रोकता है, क्लोज करता है कि ब्लड फिर से वापस वेना केवा में ना चला जाए। हम आगे बढ़ते हैं, पंपिंग मैकेनिज्म को यहां फोकस करेंगे कि पंपिंग मैकेनिज्म किस टाइप की होती है हार्ट के अंदर। तो हमारे पास 2 चैम्बर अप साइड में है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारा ये हार्ट है तो हार्ट के अपर साइड की अगर बात करें तो 2 चैम्बर दिखाई दिए, यहाँ पे बोलेंगे क्या, राइट एट्रियम एंड क्या बोल रहे हैं इसको, लेफ्ट एट्रियम। नीचे के साइड में 2 चैम्बर हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दोनों चैम्बर एक साथ कांटेक्ट करेंगे, और ये दोनों चैम्बर एक साथ क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। दोनों एट्रियम एक साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, दोनों वेंट्रिकल क्या करेंगे, एक साथ कांटेक्ट करेंगे। आपको याद रखना है, यहाँ पे दोनों एट्रियम एक साथ कांटेक्ट करेंगे, दोनों वेंट्रिकल क्या करेंगे, एक साथ कांटेक्ट करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। और ये इस कॉन्ट्रैक्शन को कराने के लिए हमारे पास 2 चीज प्रेजेंट है, हम नेक्स्ट डायग्राम में दिखाना चाहेंगे। ये पोर्शन मान लेते हैं क्या हो गया, ये अपर साइड हो गया, ये इतना पोर्शन क्या है, ये राइट एट्रियम का हो गया, और ये हो गया क्या, लेफ्ट एट्रियम का हो गया। तो ये देखिए, यहां पे अगर देखेंगे, ये जो छोटा सा नोडल टिश्यू दिखाई दे रहा है, जो ऑटो एक्साइटेड होता है, ये खुद से करंट जनरेट करता है। इसे नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती करंट को जनरेट कराने के लिए। और ऐसा हार्ट जो अपने मसल्स के थ्रू बीटिंग करता है, इस टाइप के हार्ट को हम बोलते हैं क्या, मायोजेनिक। जेनिक का मतलब क्या, फॉर्मेशन करना, स्टार्ट करना।
तो ये खुद से जनरेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन को, इसलिए क्या बोल रहे हैं, मायोजेनिक बोल रहे हैं, मसल के थ्रू जनरेट हो रहा है यहाँ पे। और इसे हम बोलते हैं क्या, एसए नोड। एसए नोड एक बहुत छोटा सा एरिया है, फ्यू मिलीमीटर का एरिया ये है। और एसए नोड का मतलब होता है सिनोएट्रियल नोड, हम देखेंगे अभी आगे, सिनोएट्रियल नोड। तो यहाँ पे एट्रियल आ रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, तो ये एट्रियम को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। और इसका ये एक फाइबर है जो लेफ्ट एट्रियम के तरफ मूव करने का काम कर रहा है। देखते हैं अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये सिनोएट्रियल नोड किस चेंबर के अंदर प्रेजेंट है, इन विच चेंबर दिस नोड इज प्रेजेंट। तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहीं पे कि ये अगर ये नोड दिखाई दे रहा है ऐसे नोड, और ये नोड दिखाई दे रहा है, आपको क्या कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, एवी नोड कह रहे हैं, तो ये दोनों नोड हमारे राइट एट्रियम के अंदर ही प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे क्या, बोथ नोड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द राइट एट्रियम के अंदर ये दोनों नोड प्रेजेंट हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। अगर क्वेश्चन आ गया कि ये एसए नोड कहां प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे जहां पे सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है वहां पे क्या होता है, ये एसए नोड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सुपीरियर वेना केवा जहां ओपनिंग हो रही है, जहां ब्लड लेके आ रहा है, वहां पे उसके नियर बाई क्या है, ये एसए नोड यहां पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा है आपको यहां पे। साथ ही उसे हम देखेंगे यहां पे क्या, कि जो एबी नोड है वो इस वॉल, जो सेप्टम के बगल में जो वॉल दिखाई दे रही है उसके क्लोज प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट कहां पे है, तो ये भी क्या है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। ये दोनों नोडल टिश्यू दिखाई दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है क्या कि एसए नोड का क्या कनेक्शन एवी नोड से होता है, तो यस होता है। यहां देखिए आपको, यहां पे इसके जो आपकी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, यहां पे कनेक्टेड दिखाई दे रही है। यहां पे जनरली हम एसए नोड को बोलते हैं क्या, नेचुरल पेस मेकर। ये पेस को जनरेट करने का काम करता है। ये 1 मिनट के अंदर ये 72 से लेके 75 टाइम्स ये करंट को जनरेट करता है, करंट को फायर करता है। और ये करंट इस ब्रांच से इस राइट एट्रियम में फ्लो करता है, इसकी मसल्स में फ्लो करता है, और राइट वेंट्रिकल की राइट, ये हो गया राइट एट्रियम हो गया, और ये लेफ्ट एट्रियम के मसल्स में पूरा का पूरा करंट फ्लो करने का काम करता है। कितना बार फ्लो कर रहा है यहाँ पे 1 मिनट के अंदर, 72 से 75। ये हो गया इसका एक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन आ गया कि एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे, 72 से 75 टाइम्स होता है। कहां मूव कर रहा है करंट इसका, इसके जो दोनों साइड के जो एट्रियम है, वो राइट एट्रियम की बात कर लें और लेफ्ट एट्रियम की बात कर लें, तो उनकी जो मसल है उसके अंदर ये करंट क्या कर रहा है, फ्लो करने का काम कर रहा है। जब करंट इनको लगता है तो ये तुरंत क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो ब्लड होता है वो यहां से नीचे के साइड में क्या करता है, मूव कर जाता है। मैं कलर चेंज करके दिखाना चाहूंगा आपको। यहां पे ब्लड यहां से यहां मूव करता है और ब्लड यहां से यहां मूव करने का काम करता है। तो बिना इस सिनोएट्रियल नोड के कॉन्ट्रैक्शन के बिना ब्लड दोनों एट्रियम से, जो दोनों अपर एट्रियम है राइट साइड के हैं, जो लेफ्ट साइड के हैं, उनके थ्रू ये ब्लड नीचे की तरफ फ्लो नहीं कर सकता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन आ गया कि सैंड जो है ये किसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर क्या कहेंगे आप, सैंड जो है ये दोनों एट्रियम, कौन कौन से एट्रियम, राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर मिनट में कितना कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, तो 72 से मान के चलिए इसको 75 तक क्या होगा, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन यहां पे होगा। क्लियर है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल पेस मेकर बोल रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन यहां खत्म हो जाता है तो हम बात करेंगे अब एवी नोड की। एवी नोड का फंक्शन क्या होता है, यहां देखिए। अब ये जो एवी नोड दिखाई दिया, मैंने बताया कि दोनों नोड कहां प्रेजेंट हैं, राइट एट्रियम में प्रेजेंट यहां दिखाई दे रहे हैं आपको। यहां पे राइट एट्रियम में प्रेजेंट दिखाई दिए। यहां पे राइट एट्रियम से ये जो इसकी एक ब्रांच निकली, और ब्रांच निकल के चलेगी कहां पे, सेप्टम ऑफ द हार्ट में। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो दिखाई दे रहा है यहां पे, ये सेप्टम ऑफ द हार्ट है। इसे बहुत गौर से देखना है, फोकस करके देखना है, कंसंट्रेट करके देखना है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है। अब यहां पे ये दिखाई दिया, ये जो निकल के आया, क्या कहेंगे इसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे जब दोनों, अब यहां देखिए, यहां पे ये ब्रांचेस हो गया,
ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का साइड है, ये राइट वेंट्रिकल का साइड है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, लेफ्ट बंडल ब्रांच, बी फॉर बंडल, बी फॉर ब्रांच, ये लेफ्ट साइड में गया। इसे क्या बोलेंगे हम, राइट बंडल ब्रांच बोलेंगे। और जहां पे दोनों ब्रांच आपस में यूनाइटेड हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस हम उसको बोल रहे हैं जहां पे वो आपस में यूनाइटेड है, और जहां से ब्रांच हो गया उसे क्या बोल रहे हैं, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। और ये ब्रांच देखिए पूरे के पूरे जो मस्कुलेचर है, जो पूरा हार्ट का मसल्स वाला एरिया है वेंट्रिकल का, जो काफ़ी थिक एरिया होता है, वहाँ पे पूरे के पूरे ब्रांचेस में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आगे जाने के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, ये देखिए ये जो ब्रांच आगे आ रही है, आगे जाने के बाद ये इनमें फाइन फाइबर्स क्या हो गए, बन गए। यहाँ पे फाइन फाइबर्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो हार्ट का जो वेंट्रिकल का जो मस्कुलेचर है वो काफ़ी थिक एरिया है, वहाँ पे पूरे के पूरे मसल्स में करंट को फ्लो कराने के लिए ब्रांचिंग का होना जरूरी है। और इन सारे ब्रांचिंग को हम बोलते हैं क्या, जो लेफ्ट साइड की है, जो राइट साइड की है, इन सारे ब्रांचिंग को बोलते हैं हम क्या, पुरकिंजे फाइबर। फाइबर बोल रहे हैं। तो ये चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि जो आगे क्वेश्चन आ गया कि लेफ्ट बंडल ब्रांच और प्लस राइट बंडल ब्रांच की आगे जो फाइन मस्कुलेचर प्रेजेंट है उसमें करंट को कौन फ्लो कराता है, तो आंसर क्या होगा, पुरकिंजे फाइबर क्या करता है, ले जाता है। ये पूरा का पूरा जो मसल है, ये जो नर्व है, ये पूरी की पूरी क्या है, इंसुलेटेड है। इसलिए है क्योंकि इसमें से करंट निकल के यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। जैसे वायर होता है, वायर के ऊपर कवरिंग की जाती है प्लास्टिक की, सेम इस तरह से ये भी क्या है, यहाँ पे इंसुलेटेड है। इसे क्या हो जाए, करंट फ्लो यहाँ पे ना हो जाए, प्रॉपर करंट क्या हो, अपने टारगेट एरिया पे जाए, अपने जहाँ पे उसको भेजा जा रहा है वहाँ पे जाए। इस तरीके से एवी नोड जब फायर करता है तो ये करंट पहुँचता है इस वाले एरिया में, लेफ्ट वाले एरिया में और राइट वाले एरिया में, जिसे दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो एसए नोड एंड एवी नोड। एवी नोड को हमने नाम दिया यहां पे क्योंकि एसए नोड का नाम हमने दिया यहां पे क्या, पेसमेकर। इसे हम बोलते हैं क्या, पेस को सेट करने वाला, तो बोलते हैं क्या, पेस सेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स कॉल्ड द पेस सेटर। एवी नोड को क्या कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको दिखाई दिया यहाँ पे। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, एवी नोड का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अगर कभी कंफ्यूज हो जाए तो भूलना नहीं है, जिसके अंदर वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल को कॉन्टेक्ट करेगा, और जिसके अंदर एट्रियम लिखा हुआ है वो क्या करेगा, वो किसको करेगा, दोनों एट्रियम को कॉन्टेक्ट करने का काम करेगा। तो ये था पूरा का पूरा, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा मस्कुलेचर दिखाई दिया, उसमें ग्रीन कलर की ब्रांचिंग दिखाई दे रही। सारी की सारी ब्रांचिंग क्या है, पुरकिंजे फाइबर्स की हैं। और ये क्या है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, वो वहाँ आगे आके फाइन फाइबर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक क्वेश्चन और आ सकता है, यूपीएससी लेवल पे आ सकता है ये क्वेश्चन, कि जो ब्रांच एसए नोड की ब्रांच जो है, जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के साइड में जा रही है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, बैचमैन्स बंडल या बैचमैन्स फाइबर कहते हैं। तो ये था पंपिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। 72 से लेके 75 टाइम क्या करता है, ये फायर करता है करंट को। और ये जो करंट फायर करता है इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने की जो मशीन है उसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन होती है, उसके थ्रू क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो रिकॉर्डिंग आती है उसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये एक डायग्राम की तरह है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हम देखेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो मैंने बताया आपको कि आपको यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर है रिप्रेजेंट कर रहा है पंपिंग को, कॉन्ट्रैक्शन को या सिस्टोल को। तीन चीजें रखिएगा। सिस्टोल का मतलब क्या हो सकता है, हार्ट जब पंप कर रहा है तो पंपिंग का टाइम, या कह सकते हैं इसको हम लोग क्या, कि हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। डायस्टोल का मतलब क्या, कि हार्ट में क्या हो रहा है, फिलिंग हो रही है ब्लड की, या क्या कर रहा है, ये रिलैक्स करने का काम कर रहा है। तो डायस्टोल का मतलब क्या, कि हार्ट में क्या हो रही है, स्वेलिंग होगी, क्योंकि ब्लड फिल करेगा, जैसे बलून के अंदर एयर फिल करने पे वो स्वेल करता है, उस समय ये हार्ट फिलिंग हो रही है तो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिलैक्स करने का काम कर रहा है।
अब इस पूरे के पूरे रेड एरिया को देखना है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, जो ब्लू एरिया है वो क्या है, रिलैक्सेशन का टाइम है। इस तरीके से जो आपको दिखता है उसके अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहां दिखाई दिया, यहां से लेके यहां तक का कुल टाइम दिखाई दिया आपको, यहां से स्टार्ट हुआ, ये पूरा का पूरा टाइम दिखाई दिया आपको, यहां तक क्या आपको 8 सेकंड दिखाई दे रहा है, 0.8 सेकंड दिखाई दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। अब यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना दिखाई दिया आपको, यहां पे 0.1 सेकंड। और इस 0.1 सेकंड के लिए क्या है, एट्रियम क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर दिखाई देगा। ये एट्रियम क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है। तो एट्रियम सिस्टोल में कितना टाइम लगा, 0.1 सेकंड का टाइम लगा। लेकिन जब एट्रियम कांटेक्ट कर रहा था तो उस समय वेंट्रिकल क्या कर रहा था, तो वेंट्रिकल उस समय रिलैक्स करने का काम कर रहा था। जब एट्रियम कांटेक्ट किया तो वेंट्रिकल क्या हो गया, रिलैक्स कर गया। तो देखिए यहाँ पे रिलैक्सिंग के आगे, फिर यहाँ बात कर लेते हैं आगे, यहाँ पे फिर लौट के आएंगे इस पॉइंट पे, फिर क्लियर समझ में आएगा सारे बच्चों को। मूव करते हैं। तो एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम हो गया, एट्रियम सिस्टोल का टाइम जो हो गया वो कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक हो गया 0.1 सेकेंड, ये दिख गया आपको यहाँ पे। अब एट्रियम कितने देर के लिए रिलैक्स करने का काम कर रहा है, जब 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्टेक्ट कर रहा है तो बचा हुआ टाइम कितना हो गया, 0.7 सेकेंड हो गया। तो 0.7 सेकेंड तक लिए क्या कर रहा है, ये एट्रियम क्या कर रहा है, रिलैक्स करने का काम कर रहा है, ये डायस्टोल का टाइम हो गया। देखते हैं यहाँ पे, अब यहां से रिलैक्स करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, रिलैक्स करने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का होता है, तो हम बोलेंगे क्या, 0.7 सेकंड का होता है। अब बात आती है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की, रेड वाला कॉन्ट्रैक्शन है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ देखिए यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और कहाँ तक किया, यहाँ तक किया। कितने सेकंड लगे इसमें, 1 2 3। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, अब हम देखेंगे कि ये 3 सेकंड के लिए क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। मतलब कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक साथ, राइट वेंट्रिकल भी प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका क्या करते हैं, इनका रिलैक्सिंग टाइम आता है यहाँ पे। तो कब तक कितने देर के लिए रिलैक्स कर रहा है, यहाँ देखिए ये 1 सेकेंड का हो गया, ये सेकेंड सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ का मतलब यहाँ पे क्या, कि जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो उस समय तो ये पूरा का पूरा वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था, इसलिए हम इस वाले पॉइंट को भी क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल करता है, तो उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स करता रहता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, डायस्टोल का मतलब क्या कि फिलिंग टाइम, रिलैक्सिंग टाइम, ये कितना होता है, 0.5 सेकेंड का होता है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि दोनों एक साथ कितनी देर तक रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं। तो एक साथ का मतलब क्या, जो पूरा पूरा यहाँ देखिए, ये 8 का हम हाफ कर देते हैं, तो इधर का हो गया 0.4 सेकेंड, इधर का भी हो गया 0.4 सेकेंड। इसमें ये इस साइड का एरिया आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, इसके अंदर वेंट्रिकल भी क्या कर रहे हैं, रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं, साथ में एट्रियम भी हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं। तो दोनों को रिलैक्स करने का अगर एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको क्या, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल कितना आ रहा है यहाँ पे, क्या ये आ रहा है, यहां से लेके हाफ कर लीजिए, 8 का इधर 0.4 सेकेंड, इधर 0.4 सेकेंड, तो ये पूरा का पूरा इधर वाला पोर्शन, तो ये ज्वाइंट डायस्टोल की अगर बात कर लें तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे क्या 0.4 सेकेंड लग रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। सामने जो दिखता है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। स्टूडेंट्स कितना दिमाग लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो उसमें वेंट्रिकल कितना रिलैक्स कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा आपको रट लेना है, लर्न कर लेना है, समझना है। इस पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। ये पाई डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई डायग्राम से कहते हैं हम। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम यहाँ पे जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जो एसए नोड फायर कर रहा था और जो एवी नोड फायर करने का काम कर रहा था। एवी नोड का फायर कम होता है, 40 से मान लीजिए 60 के करीबन होता है यहाँ पे। इसका क्या था, यहाँ पे 72 से 75 था यहाँ पे। तो हम इसकी बात कर लें, अगर इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, दोनों की फायरिंग की बात करें, तो इसको हम इस करंट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एक मशीन के थ्रू, और जिसके थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और इस टाइप के जो डायग्राम बन के आता है,
इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इस डायग्राम को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं। और जिस मशीन के थ्रू लिया गया उसे क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैंने अभी आगे आपको बताया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। डायग्राम जो दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। अब यहां देखिए, ये पूरा का पूरा दिखाई दिया। अब ये इससे हम जान सकते हैं कि कुल कितना टाइम ले रहा है प्रॉपर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में। ये पहला सीक्वेंस जो होता है, पहले आया P, फिर आया Q, फिर आया R, फिर आया S, फिर आया T। तो P Q R S T। और फिर से यहाँ पे देखिए P स्टार्ट हो गया, मतलब कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, एक 0.8 सेकेंड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, दूसरी बीट स्टार्ट हो गई यहाँ से, फिर क्या होगी, यहाँ से जाएगी, देखिए यहाँ पे 0.8 सेकेंड की यहाँ पे आ गई। क्लियर यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें ये P क्या है, तो P का मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुल कितने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक आएगा क्या, 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। जो P जो बन के आया वो क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब कि P पोलराइज थे और ये अब डीपोलराइज हो रहे हैं। इसको हम दूसरे फॉर्म में देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो P वेव का फॉर्मेशन होता है तो उनसे क्या बोल रहे हैं, P जो क्या था, एट्रियल क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है। डीपोलराइज का मतलब क्या, कि चार्जेस का पलट जाना, उल्टा हो जाना, पोलराइजेशन का जस्ट अपोजिट। तो पहले क्या थे, ये पोलराइज थे जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, ये डीपोलराइज हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि P वेव का मतलब क्या होता है, तो आप वहां ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पे डीपोलराइज, या क्या होगा यहाँ पे, इसका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। यही दो ऑप्शन वहां पे होगा। अगर अब बात करते हैं कि इसके बाद किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे SA नोड ने फायर कर दिया, इसका कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो गया। अब AV नोड से जब फायरिंग हुई तो ये बना यहाँ पे काफी लंबा बना, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे जो स्पैन है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे 0.3 सेकंड का लग रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है ये काफी पीक तक जा रहा है। QRS जो वेव बन के आई, ये किसका कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है, QRS ये शो कर रही है किसका, देखिए यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल का कर रही है। इसी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को हम क्या बोल सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या बोलेंगे, पहले वो पोलराइज था, फिर क्या हो गया, वो डीपोलराइज हो गया। और फिर जब रिलैक्स होगा तो क्या कहेंगे, इसको हम रीपोलराइजेशन बोलेंगे। क्लियर है। जब हार्ट में फिलिंग हो रही है तो वो रीपोलराइज्ड, वो पोलराइज्ड है, क्या बोलेंगे उसको हम, पोलराइज्ड बोलेंगे। जब वो कांटेक्ट किया तो बोलेंगे डीपोलराइज्ड, और फिर से इस पोजीशन को अटेंड करने का काम कर रहा है तो बोलेंगे क्या से, हम रीपोलराइज की बात करेंगे। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो पोलराइज से क्या हो गया, वो डीपोलराइज हो गया। फिर से वो चार्ज गेन करेगा, फिर से क्या करेगा, वो रीपोलराइज होगा, फिर से पोलराइज हो जाएगा, फिर से क्या होगा, डीपोलराइज होगा। ये लगातार प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। तो QRS रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। और T वेव किसे रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ये लास्ट में देखिए T वेव आया यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, अब फिर हार्ट क्या हो रहा है, वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अब इसमें हार्ट क्या होगा, फिर से फिलअप होगा, और ये फिर से क्या करेंगे, अपने आप को पोलराइज हो जाएंगे, पोलराइज करेंगे फिर से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, हम रीपोलराइज बोल रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे फिर रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, T वेव्स यहाँ जनरेट हुई। और इसके बाद एक वेव और आती है, हम इसे जल्दी व्यू वेव बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, इसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक का एक बीट कंप्लीट हो गया 0.8 सेकंड का, फिर से यहाँ पे क्या होगी, एक दूसरी बीट क्या होगी, यहाँ पे स्टार्ट होगी। फिर से मैं बता दूं आपको कि 0.8 बीट के अंदर जो राइट वेंट्रिकल है ये भी क्या कर रहा है, 70 ml ब्लड पंप कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे इसे हम यहाँ पे। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये भी क्या कर रहा है, 70 ml ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। इंडिविजुअल की बात याद रखेंगे, अगर 70 ml का अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन आ जाएगा 1 मिनट के अंदर 1.25 लीटर ब्लड क्या करता है, ये पंप करने का काम करता है। दोनों की बात कर लें अगर हम तो यहाँ दिखाई दिया आपको यहाँ पे। तो ब्लड के अंदर पर मिनट में कितना फ्लो हो रहा है, तो अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है। अगर ये सारी की सारी वेव्स, अगर P वेव क्या होती है, काफी फ्लैट हो जाती है,
तो इसका मतलब क्या है कि आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम क्या हो गया, वो स्लो हो गया, या कॉन्ट्रैक्शन जो है ऐसे नोड फायर नहीं कर रहा है। अगर ये पी वेव काफ़ी राइज कर जाती है, इसका मतलब आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम काफ़ी राइज कर रहा है। अगर ये जो वेव है ये काफ़ी शॉर्ट हो जाती है इस तरह से, तो ये 0.3 से कम टाइम ले रहा है, ये फ्लैट होगी तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। अगर ये क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, ऐसे हो गई यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, रिलैक्सेशन क्या हो रहा है, काफ़ी जल्दी हो जा रहा है, टाइम नहीं ले रहा है, ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था इसके। तो ये सारे के सारे ग्राफ जो होते हैं ये क्लिनिकल वे में डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसके पीक से डायग्नोज कर लेते हैं कि किस सिस्टम में, किस कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आर्टरी में प्रॉब्लम हो रही है कि वेंट्रिकल में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम यहाँ पे बीपी की बात करेंगे। हम यहाँ पे बीपी का मतलब क्या, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है हमारा दो होता है, एक को बोलते हैं क्या हम, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब मैंने फिर बताया कि हार्ट जब क्या है, रिलैक्स, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब पंप कर रहा है ब्लड को, तो उस समय जब हार्ट से ब्लड निकल के जाता है इस आर्टरीज के अंदर, तो इस ब्लड का प्रेशर इसकी वॉल पे जनरेट होता है। जो प्रेशर जनरेट हुआ उस प्रेशर को जब हम मेजर करते हैं, क्योंकि ये प्रेशर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जनरेट हुआ, ब्लड निकल के गया, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोल देते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर की अगर बात करेंगे तो ये होता है 120 एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन के अंदर, इसे मेजर करते हैं mmHg के अंदर मेजर करने का काम करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, इसे हम क्या करते हैं, पल्स फ्लो भी कहते हैं। अगर हम आप अपने रिस्ट पे अपने थंब से प्रेस करके देखेंगे तो एक वेव आपको फील होगी, दैट इज कॉल्ड द पल्स फ्लो या पल्स प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट के अंदर फिलिंग हो रही है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, हार्ट रिलैक्स है, तो उस समय ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, तो उस समय आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर काफ़ी कम होता है वॉल के ऊपर, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर कितना होता है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट मैन के अंदर, 80 mmHg होता है। इसे आप याद रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन का जो बीपी होगा वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होगा, तो सिस्टोलिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं अप साइड लिख के और डायस्टोलिक को रिप्रेजेंट करते हैं लोअर साइड लिख के। यहाँ पे सिस्टोलिक कितना हो गया, 120 सॉरी, और ये क्या हो गया, 80 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, आप याद रखेंगे यहाँ पे कि 120/80 क्या होता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन का सिस्टोलिक ऑब्लिक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर ये दोनों प्रेशर बढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, हाइपरटेंशन। अगर ये कम हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसे हम, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब कि बीपी का राइज करना, ब्लड प्रेशर राइज करना, और हाइपोटेंशन का मतलब क्या कि बीपी का क्या करना, लो करना, मतलब कि दोनों वैल्यू क्या हो रही है, डाउन आ रही है। 180 हो गया अपॉन 100 हो गया तो बोलेंगे क्या, ये हाइपोटेंशन है। इसका इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे ब्लड कैपिलरी के ऊपर, जो 120/80 mm के प्रेशर को बियर करने के लिए बनी हुई हैं। अगर ये क्या करेंगी, ज़्यादा प्रेशर आएगा इसके अंदर तो ये ब्रश कर जाएंगी, ब्रश करने से ब्लड निकल के बाहर आएगा। इस लीकेज को कहते हैं क्या हम लोग, अगर ये ब्रेन के अंदर हो रहा है तो बोलेंगे क्या, ब्रेन हैमरेज कहेंगे, या क्या बोलेंगे इसको हम, ब्रेन स्ट्रोक बोल सकते हैं। और उस पर्सन की डेथ हो सकती है अगर ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी ब्रेन के अंदर, ब्रेन हैमरेज कहते हैं। किडनी की वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर को प्रॉपर वे में नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम अपने ब्लड प्रेशर को लगातार रेगुलेट कराने के लिए चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की जो मशीन है जिसे हम चेक करते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और ये मेजर करती है आर्टरीज से। क्यों आर्टरीज से मेजर करती है, वेन से ये मेजर नहीं करती, क्योंकि वेन के अंदर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी लो होता है, ये सफिशिएंट नहीं होता है कि हम क्या करें, इसे मेजर कर सकें। इसीलिए क्या करते हैं, हम आर्टरीज से मेजर करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। जो क्लास 10 के बच्चे हैं इसे आप लिख के क्या करें, आप लर्न करें, और बाकी लोग इसे रीड करके आप क्या करें, लर्न करें। स्फिग्मोमैनोमीटर कैसे वर्क करता है, किस आर्टरी पे वर्क करता है, तो उस आर्टरी का नेम है जो हमारे आर्म में प्रेजेंट है, इट्स कॉल्ड द ब्रैचियल आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे मेजर करते हैं, ब्रैचियल आर्टरी से मेजर करते हैं। जब स्फिग्मोमैनोमीटर को हम क्या करते हैं, एयर उसमें फ्लो करते हैं, तो ये ब्रैचियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर को रोक देता है, ब्लड फ्लो आगे नहीं हो पाता,
क्योंकि प्रेशर यहाँ पे आर्टरी क्या होगी, दब गई। अगर आप रस्सी से बात कर अपने हाथों को बांध लें तो क्या दिखाई देगा, ब्लड प्रेशर का फ्लो बंद हो जाएगा। ऐसा करना नहीं चाहिए। ये देखिए, ये ब्रैचियल आर्टरी दिखाई दी आपको, यहाँ पे नॉर्मल ब्लड फ्लो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब ब्लड ऑक्लूजन हो गया, यहाँ पे ब्लड को रोका गया। जब ब्लड एयर हमने क्या किया, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एयर इसके अंदर क्या करेगी, इंटर कर जाएगी। ये कफ बना हुआ यहाँ पे, जब एयर इंटर कर जाती है तो इससे ब्लड फ्लो क्या होता है, रुक जाता है। जब जैसे से हम एयर को रिलैक्स करने का काम करते हैं और हम यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के हम वो बीट रीड करते हैं जो पहली बीट सुनाई देती है, और जैसी पहली बीट सुनाई देगी हम उस पॉइंट को क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। वो पॉइंट क्या होगा हमारा 120 अगर आ रहा है तो ये मान के चलिए कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर, जो है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। जब पूरा का पूरा ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है तो जब बीट आनी बंद हो गई तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, क्या कहेंगे, यहाँ पे पल्स रेट नहीं सुनाई देगी तो हम क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे उसको हम। तो उस पॉइंट को भी क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ये जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये मरकरी है, जो लिक्विड एलिमेंट के फॉर्म में जाना जाता है। इसे क्या करते हैं, और ये mm के फॉर्म में यहाँ पे ये मेजरमेंट किया जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, mmHg में इसको हम मेजर करने का काम करते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर क्या हो गया, 120 mmHg के फॉर्म में है। यही डिटेल यहाँ लिखी हुई है कि प्रेशर जो है वो कफ से स्लोली रिलीज करते हैं जब तक हमें पल्स क्या हो, सुनाई न दे। और वो स्टेथोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं उसको सुनने के लिए, जो डॉक्टर बनने वाले हैं उनको मिलेगा अगर प्रॉपर स्टडी करेंगे, उसे हम कहते हैं क्या, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आगे डायस्टोलिक की बात कर लेते हैं। जब प्रेशर कंटिन्यू होता है, रिलीज हो जाता है फ्रॉम द कफ से, जब एयर प्रेशर पूरा रिलीज कर दिया गया, ए पल्स कैन नो लॉन्गर बी ऑडिबल, वो पल्स नहीं सुनाई देती है। तो जब वो पल्स नहीं सुनाई दे रही है तो हम उस स्टेथोस्कोप से मेजर करेंगे और देखेंगे कि कितने mm पे हमारा पारा आके रुका हुआ है, Hg आके रुका हुआ है। तो जहां पे रुका हुआ, अगर वो 80 पे आके रुका हुआ तो कहेंगे क्या, इट्स कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर, कि यहाँ पे हमें पल्स रीड नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें ऑडिबल नहीं हो रही है विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप। क्लियर है। तो मूव करते हैं आगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आर्टरी के अंदर तो ब्लड फ्लो कर रहा है क्योंकि हार्ट ने क्या किया है, पंप किया है, इसलिए इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है। वेव्स जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड लेके आ रही हैं। वो कैसे ब्लड ऊपर लेके आती हैं, तो हर एक वेन के सराउंडिंग में, वेन्स कहां है, मसल्स के बीच में प्रेजेंट है, और यहां आपको दिखाई दे रही है स्केलेटल मसल दिखाई दे रही है। ये जो स्केलेटल मसल दिखाई दे रही है आपको, ये जब अब इसमें से ब्लड आया, ये वॉल दिखाई दिया, अब ब्लड जिसके अंदर आएगा यहां फिलअप कर जाएगा, यहां पे ये वापस जा नहीं सकता क्योंकि वॉल्स क्या हो गए, यहां पे क्लोज हो गए। अब जब इसके अंदर ब्लड फिलअप है तो ये कुछ कंडीशन इस ऐसे दिखाई देगा, यहां पे ऐसे ब्लड दिखाई दे रहा है, फिलअप है, ये वॉल दिखाई दे यहां पे। अब यहां पे जो मसल्स लगी हुई हैं ये क्या करती हैं, इसको प्रेशर जनरेट करती हैं। प्रेशर देंगी तो क्या होगा, ये मसल्स ऐसे 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 आएगी, ऐसे आएगी, यहां से मूव करेगी। जब प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये जो वेन है ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब ये बीच में क्या होगी, प्रेस होगी, तो ब्लड इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो आगे की तरफ मूव करेगा और इसको वॉल्स को ओपन करके ये ऊपर पहुंच जाएगा। फिर यहां की जो मसल्स होंगी, सॉरी, ये मसल्स ऐसे ऐसे क्या करेंगी, मूव करेंगी, और ये प्रेशर क्रिएट करेंगी तो यहां का ब्लड फिर निकल के आगे पहुंच जाएगा। तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से वेन्स के अंदर ब्लड अप साइड मूव करने का काम करता है। साथ में हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसके थ्रू भी क्या होता है, वेन्स में ब्लड अप साइड मूव करता है। तो मेन क्या रहेगा यहाँ पे, स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, बॉडी के मूवमेंट से ब्लड क्या होता है, हमारा अप साइड मूव करने का काम करता है। इसके साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये मेरा चैनल है, इसे आपको भूलना नहीं है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और चैनल पे लगातार बने रहना है अगर आपको फ्यूचर में कोई एग्जाम अच्छी तरीके से, अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है। नीट के स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, 11 के स्टूडेंट्स, ये सारे लोग का बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आप इसको रीड करके अपने बेस को काफी स्ट्रांग कर सकते हैं। और नीट के स्टूडेंट्स, टाइम बचा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद आप हार्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी के एग्जाम भी साथ में आ रहे हैं, यहाँ पे स्टेट के भी एग्जाम साथ में आ रहे हैं, यहाँ पे एसएससी के एग्जाम भी साथ में आ रहे हैं। तो लेवल जो क्वेश्चन का है वो काफी अब अप किया जा रहा है।
एग्जाम काफ़ी टफ किए जा रहे हैं, तो आप लाइटली वे में पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, यूपीएससी में तो जरूर छूट जाएंगे। तो इसे आपको प्रॉपर वे में रीड करना है और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करना है कि उनके भी क्वेश्चंस ना छूटें जो आपके काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं। तो आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।